नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बसंत भाग 1 कक्षा 6 पाठ 2 बचपन के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ लेखिका कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने बताया है कि किस प्रकार जो आज के बच्चों का जो बचपन है और जो हमारे दादा दादी नाना नानी का जो बचपन था उसमें कितना बदलाव हुआ है। कृष्णा सोबती जी ने इस पाठ के माध्यम से बताया है कि उनके बचपन और आज के बचपन में कितने बदलाव आ चुके हैं। यह पाठ लेखिका ने अपने बचपन की यादों में से कुछ पल चुराकर लिखा है। यह पाठ सस्मरण विधा में लिखा है। सस्मरण क्या होता है बच्चों? जब कोई चीज़ याद हो, यानी कि सस्मरण क्या होता है? स्मरण मतलब याद हो। जब कोई चीज़ हम यादों में से लिखते हैं कि जैसे हमारे बचपन में ऐसा हुआ था, हमारे बचपन में वैसा हुआ था, बचपन की कोई बात, यानी कि हम अपनी यादों में से कुछ पल जो होते हैं, घटित होते हैं, कुछ खास जो हमें याद रह जाते हैं, उनको लिखते हैं। तो वो कहते हैं सस्मरण विधा। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जीजी क्या होता है? जो बड़ी बहन होती है। जैसे आपकी जो दादाजी हैं, उनकी जो बड़ी बहन है, तो आपके दादाजी अपनी बड़ी बहन को क्या बोलेंगे? जीजी। तो इस पैराग्राफ में जो कृष्णा सोबती जी है, उन्होंने अपनी उम्र का एक अंदाज़ा दिया है कि वो किस उम्र की है, कि वो दादी नानी की उम्र की भी हो सकती है और बड़ी बुआ या बड़ी मौसी की भी। अब दादी नानी की उम्र कितनी होती है? 40-45 के आसपास। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी यानी कि जो 19वीं सेंचुरी में पैदा हुए हैं, जैसे 1976, और जो अब की सेंचुरी पैदा जैसे कि 2008, इस तरह से जैसे 19 है सेंचुरी या फिर कितना है 20 सेंचुरी, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? शताब्दी। ऐसा इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। अब यहाँ पे लेखिका ने क्या बताया है अपनी ड्रेस सेंस के बारे में। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। दशक क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि 1960 और फिर 1970। अब इनके बीच में कितने सालों का गैप है? 10 सालों का। तो 10 सालों का जो एक ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? हमारा दशक। पहले फ्रॉक, फिर नीकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, धारी वाली यानी कि ऐसे जो लाइनें लगी होती हैं, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। जो हमारी दादी नानी थी वो अपने बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाती थी। पहले बालों को चोटी बनाकर गूंथ कर बनाया जाता था और उनमें रिबन लगाए जाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसे नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। मोजे क्या होते हैं? जुराब। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। मनाही मतलब किसी चीज़ को मना करना कि काम आपको नहीं करना है। हम बच्चे इतवार की सुबह, इतवार मतलब संडे की सुबह, इसी में लगाते, यानी कि लेखिका के अलावा घर में और भी बच्चे हैं। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते।
जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। मतलब संडे को बच्चे सब क्या काम करते थे, अपने सॉक्स थी जो उनके जो मोजे थे, स्टॉकिंग तो उनको वॉश करते थे और उन्हें नौकर या नौकरानी को धोने के लिए नहीं देते थे, उसकी सख्त मनाही थी। और जितने भी घर में बच्चे थे लेखिका के अलावा संडे की सुबह इसी काम में लगाते, अपने स्टॉकिंग, अपने सॉक्स को वॉश करना, अपने जूतों को पॉलिश करना। और इतनी जोर से ब्रश से जूतों को ब्रश से रगड़ते थे कि पॉलिश की चमक थी वो उभरने लगती थी। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। अब लेखिका ने बताया है कि पहले कैसे जूते मिलते थे और अब यानी कि हमारी पीढ़ी में कैसे जूते मिलते हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। यानी कि लेखिका के टाइम में ऐसे जूते मिलते थे कि जब उन्हें पहनने के लिए नए जूते मिलते तो नए जूते की वजह से जो पैरों की जो छाल थी वो पैरों में छाले पड़ जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। रुई मतलब कॉटन। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ओलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। शनिचर मतलब सैटरडे, यानी कि शनिवार को ओलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। मतलब एक उनका डिसिप्लिन था कि घर में किसी संडे को क्या करते थे, वो जूते पॉलिश करते थे, अपने सॉक्स स्टॉकिंग को वॉश करते थे और सैटरडे यानी कि शनिवार को उन्हें ओलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। अब ये डेली रूटीन का काम था कि उन्हें सैटरडे को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना है, तो उन्हें पहले से पता था कि सैटरडे है और उसकी गंध थी वो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, तो पहले से उनकी जो नाक थी उसमें उसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली लगा उल्टी जैसा मन होना। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें वो दवाई देते हैं कि आपको 5 ml लेनी है, 10 ml लेनी है, कि वो एक मेजरमेंट होता है ना जो कप, उसे बोलते हैं छोटे शीशे के गिलास। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो जो लेखिका है उसको कैस्टर ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। उनका कहना था कि अगर वो दवा ना भी पीती तो हमारी सेहत पर उसका कोई असर नहीं पड़ता, हम अच्छे भले चंगे रहते। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। दिलचस्पी क्योंकि जो शौक़ थे, बचपन के जो शौक़ हैं और आज के बच्चों के जो शौक़ हैं उनमें कितना बदलाव आया है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन क्या होता है, एक भोंपू सा होता है और नीचे उसमें रिकॉर्ड लगता है जो कि म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ करते थे। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको ग्रामोफोन की इमेज मिल जाएगी। रेडियो और टेलीविज़न हमारे दादा दादी के टाइम में नहीं हुआ करते थे, जो हमारे टाइम में आज स्मार्ट टीवी आ चुके हैं। हमारे बचपन की जो कुल्फ़ी है आइसक्रीम हो गई है। लेखिका कहती है हम बचपन में कुल्फ़ी खाते थे और आजकल के बच्चे क्या खाते हैं, आइसक्रीम, कोन। हम कचौरी खाते थे तो अब के बच्चे क्या खाते हैं, समोसा पैटीज़, यानी कि जो कचौरी है वो समोसा पैटीज़ में बदल गया है। सहतूत और फालसे और खसखस के जो शरबत थे जो लेखिका के बचपन में पिए जाते थे और आज के बच्चे क्या पीते हैं, कोक, पेप्सी। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगस और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब यहाँ पे शिमला की बात कर रहे हैं तो शिमला मॉल से वो क्या लाते थे, ब्राउन ब्रेड। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। कन्फेक्शनरी की शॉप होती है जहाँ पे आपको ब्रेड, पेस्ट्री, केक, चॉकलेट, खाने पीने की बहुत सारी आपको वैरायटी मिलेगी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खाने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। जैसे लेखिका के और भी भाई बहन थे, जैसे उनके चाचा का भाई था
उनकी बहन थी, तो वो क्या करते थे कि जैसे वो चॉकलेट लेने के लिए उनको हफ्ते में एक बार परमिशन थी, तो वो सब चॉकलेट जैसे लाते थे और वापसी में आते खा लेते थे। लेकिन लेखिका ऐसा नहीं करती थी, वो चॉकलेट लाकर साइड बोर्ड पे रख देती और रात का खाना खाने के बाद रात को मज़े से बिस्तर पे लेटे लेटे खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूनने जाते और छिलके उतारकर मुंह में। चेस्टनट खाने की चीज़ है, जब उसे आग पे सेका जाता है तो वो खुल जाता है, फट जाता है और उसका छिलका उतारकर मुंह में खाते हैं। चने, जौर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जौर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। यानी कि आज के बचपन में और जो हमारा दादा दादी का बचपन है, लेखिका का बचपन है, उसमें एक चीज़ कॉमन है, चने, चने जौर गरम की पुड़िया। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। जैसे कि हम बच्चे देखते हैं कि स्कूल के बाहर जो ये बेलपूरी वाले होते हैं वो एक कौन की शेप में क्या बनाते हैं, पुड़िया से बनाते हैं, देखा होगा आपने। और उसके अंदर जैसे नमकीन या सेवियाँ या फिर भेलपूरी वो भर के देते हैं। तो लेखिका का कहना है कि उस कोन को बनाने में भी हाथ का ही कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम, अब एक फिल्म का गाना था जो कि बहुत ही फेमस था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये जो फिल्म थी ये उसी टाइम रिलीज़ हुई थी जब लेखिका कृष्णा सोबती छोटी थी, बचपन में थी। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। मतलब वो एक दाना जो एक चना है वो पापड़ी मुंह में डालते और एक कदम आगे रखते, एक चना मुंह में डालते एक कदम आगे रखते। तो एक लैब बनी हुई थी कि एक चना खाएंगे और एक कदम आगे बढ़ाएंगे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। शिमला रिज की बात कर रहे हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। कमतर मतलब उनको कमज़ोर। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। अब जो लेखिका है वो अपने घोड़ों यानी कि जो वहाँ शिमला के घोड़े हैं उनको कमज़ोर समझती है और जो ननिहाल के घोड़े हैं उनको हष्टपुष्ट और खूबसूरत। शाम की बात कर रहे हैं कि शाम को वहाँ पे कैसा माहौल होता है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु यानी कि जो हमारे जीसस हैं स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, यानी कि अब शाम का टाइम है तो सूरज ढल रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया, अंधेरा हो गया है, तो जो सभी दुकानदार हैं उन्होंने क्या किया, अपनी दुकान की जो बत्तियां हैं वो ऑन कर दिए, स्विच ऑन कर दिए, तो लाइटें टिमटिमा रही हैं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। सेकेंडर पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो जो स्कैंडल पॉइंट है उसके सामने एक दुकान थी जहाँ पर जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर रखे छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगी। सुरंगी क्या होती हैं कि जैसे वो एक ऐसे बना होता है अंधेरा सा, जहाँ पे मतलब गुफा से बनी होती है जिसके अंदर अंधेरा होता है, इसको बोलते हैं सुरंग, टनल। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। अब जो लेखिका वो कह रहे कि सबसे तेज चलने वाली गाड़ी उस टाइम पे क्या थी, शिमला कालका ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जबकि उनकी आवाज़ आती। अब लेखिका कहाँ पर है, दिल्ली में। अब दिल्ली की बातें कर रही हैं।
दिल्ली में जब उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता कि एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। तो जो बच्चे थे बचपन में, जब उन्हें आवाज़ आती कि हवाई जहाज उड़ रहा है तो फटाफट दौड़ के बाहर आते और देखते कि आकाश में एक भारी भरकम पंछी पंख फैलाकर उड़ रहा है। यह देखो, और वह गया, उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। जो शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था, उस दुकान के पास में एक दुकान और थी। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर जो अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। अटपटा मतलब थोड़ा सा अजीब। जिससे किसी बच्चे को चश्मा लगता है या किसी बड़े को चश्मा लगता है तो उसे थोड़ा दिन अजीब सा लगता है कि उसे आदत नहीं होती। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते। जब लेखिका ने अपनी आंखों पर चश्मा लगाना शुरू किया तो छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़े यानी कि छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, यानी कि अगर छोटी उम्र में ऐनक लगता है तो हम बोलते ना, जैसे आजकल के बच्चों को 10 साल की उम्र में चश्मा लग जाता है तो हम बोलते हैं अभी से आंखों में चश्मा लग गया। तो हम उसको सजेस्ट करते हैं, उसको एडवाइस करते हैं कि दूध पिया करो, गाजर खाया करो, आंवला खाया करो, एक्सरसाइज करा करो। तो उसी तरह लेखिका को भी सब एडवाइस देते। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था। आश्वासन मतलब विश्वास या भरोसा दिलाया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम होता ही रहा। तो डॉक्टर साहब ने कहा अगर अब तुम डेली चश्मा लगाओगी तो तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा। लेकिन चश्मा तो नहीं उतरा, लेकिन चश्मा डेली लगाने से नंबर कम हो गया। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा। तो जो लेखिका है वो कहती है कि जो आंखों पर चश्मा लगा है वो मेरी लापरवाही की वजह से लगा है, मैं ही इसकी जिम्मेदार हूँ कि मैं रात को, यानी कि जो सूरज की रोशनी होती है दोपहर में, उस टाइम काम ना करके रात को अंधेरा होने पर टेबल लैंप के सामने काम करती, जिसकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई। जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो 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 कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो जो लेखिका का जो चचेरा भाई है वो उसको चिढ़ा रहा है कि आँख पर चश्मा लगाकर ऐसी लग रही है कि लड़की नहीं और लंगूर जैसी उसकी सूरत लग रही है। मैं खींची तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। लेकिन जब मैंने उसको शेर को दोहराया तो वो एक काफिला बन गया जो मुझे सुनने में अच्छा लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। जब लेखिका का चचेरा भाई चाय पीकर चला गया तो लेखिका अपने कमरे में आई और वो शीशे के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा। तो मेरा जो छोटा भाई था उसकी वहाँ पे टोपा रखा हुआ था, उसको मैंने सर पे रख लिया। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। अब हम कोई चीज़ ट्राई करते हैं, या तो वो अच्छी लगेगी या थोड़ा वो फनी लगेगी। तब की बात थी, तब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब हम चश्मे को डेली लगा रही थी लेखिका, तो क्या होगा, उसके चेहरे के साथ वो घुल मिल गया, तो उसके चेहरे पे चश्मा अच्छा लगने लगा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब लेखिका को चश्मे लगाने की आदत पड़ चुकी थी। जब लेखिका चश्मा उतार देती थी तो उसका चेहरा खाली खाली लगने लगता। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। अब लेखिका को अपने चचेरे भाई के वो जो दोहा था, जो उसने शेर बोला था कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो और उसने जो अपना छोटा भाई था उसका टोपा पहना हुआ था और चश्मा लगाया हुआ था, तो उसको सारी बातें याद आ गई। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपियाँ जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो कहाँ तो वो पहले दुपट्टे ओढ़ती थी सर पे और कहाँ अब उसने टोपे पहनने शुरू कर दिए। बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कृष्णा सोबती के बचपन के बारे में कि उनका बचपन कैसा था, उस टाइम का खान पीन कैसा था, उनका पहनावा कैसा था
और उसके टाइम में खाने पीने की चीज़ों में क्या क्या हुआ करता था। बच्चों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।